नमस्कार। कहानियों के कलरों में आज हमारी कहानी का शीर्षक है डरपोक। कहानीकार हैं सआदत हसन मंटो। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैदान बिल्कुल साफ था, लेकिन जावेद का ख्याल था कि म्यूनिसिपैलिटी कमेटी की लालटेन जो दीवार में गड़ी है उसको घूर रही है। उस चौड़े सहन को जिस पर नानक शाही ईंटों का ऊंचा नीचा फर्श बना हुआ था, जो दूसरी इमारतों से बिल्कुल अलग थलग था, पार करके वह उस नुक्कड़ वाले मकान तक पहुंचने का बार बार इरादा करता था। पर यह लालटेन जो नकली आंख की तरह हर तरफ टकटकी बांधे देख रही थी, उसके इरादे को डगमगा देती और वह उस बड़ी मोरी की उस तरफ हट जाता जिसको फांद कर वह सहन को 4 कदमों में तय कर सकता था, सिर्फ चंद कदमों में। जावेद का घर इस जगह से काफ़ी दूर था, पर यह फासला बड़ी तेजी से तय करके वह वहां तक पहुंच गया था। उसके विचारों की गति उसके कदमों की रफ्तार से अधिक तेज थी। रास्ते में उसने बहुत सी चीज़ों पर गौर किया। वह बेवकूफ़ नहीं था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वह एक वेश्या के पास जा रहा था और उसको इस बात की भी पूरी समझ थी कि वह किस जगह से उसके पास जाना चाहता है। वह औरत चाहता था, औरत चाहे किसी भी रूप में हो। औरत की ज़रूरत उसकी ज़िंदगी में एकाएक नहीं पैदा हो गई थी। एक ज़माने से यह ज़रूरत उसके भीतर आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा तेजी का रूप पाती रही थी और अब अचानक उसने महसूस किया था कि औरत के बिना वह एक पल जिंदा नहीं रह सकता। औरत उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसी औरत जिसकी रान पर हौले से धप मारकर वह उसकी आवाज़ सुन सके, ऐसी औरत जिससे वह वाहियात किस्म की बातें कर सके। जावेद पढ़ा लिखा होशमंद आदमी था, हर बात की ऊंच नीच समझता था, पर इस मामले में कुछ और सोचने विचारने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में एक ऐसी इच्छा हुई थी जो नई न थी। इससे पहले कई बार उसके मन में यह इच्छा पैदा हुई थी और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंतहाई कोशिश के बाद जब उसे नाकामयाबी का सामना करना पड़ा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी ज़िंदगी में पूरी औरत कभी नहीं आएगी और अगर उसने उस पूरी औरत की तलाश जारी रखी तो किसी दिन वह पागल कुत्ते की तरह किसी राह चलती औरत को काट खाएगा। काट खाने की हद तक अपने इरादे में नाकाम रहने के बाद अब अचानक उसके मन में इस इच्छा ने करवट बदली थी। अब किसी औरत के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने का ख्याल उसके दिमाग से निकल चुका था। औरत की तस्वीर उसके दिमाग में मौजूद थी, उसके बाल भी थे, पर अब उसकी यह इच्छा थी कि वह उन बालों को वेश्यों की तरह खींचे, नोचे, उखेड़े। अब उसके दिमाग में से वह औरत निकल चुकी थी जिसके होठों पर वह अपने होठ इस तरह रखने के लिए इच्छुक था जैसे तितली फूलों पर बैठती है। अब वह उन होठों को अपने गर्म होठों से दागना चाहता था। हौले हौले सरगोशियों में बातें करने का ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं था। अब वह ऊंची आवाज़ में बातें करना चाहता था, ऐसी बातें जो उसके मौजूदा इरादे की तरह नंगी हों। अब पूरी सालिम औरत उसके आगे नहीं थी। वह ऐसी औरत चाहता था जो घिसघिसाकर गिरे हुए मर्द की शक्ल इख्तियार कर गई हो, ऐसी औरत जो आधी औरत हो और आधी कुछ भी ना हो। एक समय था जब जावेद औरत कहते समय अपनी आंखों में एक खास किस्म की ठंडक महसूस करता था। जब औरत की कल्पना उसे चांद की ठंडी दुनिया में ले जाती थी, वह औरत कहता था बड़ी सावधानी से, मानो उसको इस बेजान लफ्ज़ के टूटने का डर हो। एक अरसे तक वह इस दुनिया की सैर करता रहा, पर आखिरकार उसको मालूम हुआ कि औरत जिसकी तमन्ना उसके दिल में है, उसकी ज़िंदगी का ऐसा सपना है जो ख़राब मैदे की तरह देखा जा सकता है। जावेद
अब सपनों की दुनिया से बाहर निकल आया था। बहुत देर तक जहनी तौर से वह अपने आप को बहलाता रहा, पर अब उसका जिस्म डरावने रूप से जाग उठा है। उसकी कल्पना की तेजी ने उसके जिस्मानी एहसासों की नोक पलक कुछ इस तरह से निकाली थी कि अब जिंदगी उसके लिए सुइयों का बिस्तर बन गई थी। हर ख्याल एक नस्तर बन गया। औरत उसकी नज़रों में एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर गई जिसको वह बयान करना भी चाहे तो न कर सकता था। जावेद कभी इंसान था, पर अब इंसानों से उसे नफरत थी, इतनी कि वह अपने आप से भी नफरत करने लगा था। यही वजह था कि वह खुद को जलील करना चाहता था, इस तरह कि एक अरसे तक उसके खूबसूरत ख्याल, जिनको वह अपने दिमाग में फूलों की तरह सजा के रखता था, गंदगी से लिथड़े रहे। मुझे नफासत तलाश करने में असफलता मिली है, लेकिन गंदगी तो मेरे चारों तरफ फैली हुई है। अब यह जी चाहता है कि अपनी रूह और जिस्म के हर जर्रे को इस गंदगी से लिथेड़ दूं। मेरी नाक, जो इससे पहले खुशबुओं की तलाश करती रही है, अब बदबूदार और गलीज चीज़ें सूंघने के लिए बेताब है। यही वजह है कि आज मैंने पुराने ख्यालों का चोला उतारकर इस मोहल्ले का रुख किया है, जहाँ हर चीज़ एक भेद भरी बू में लिपटी नजर आती है। यह दुनिया कितने डरावने तौर पर हसीन है। नानकशाही ईंटों का ऊबड़ खाबड़ फर्श उसके सामने था। लालटेन की बीमार रोशनी में जावेद ने जब उस फर्श की तरफ अपनी बदली हुई नज़रों से देखा, तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत सी नंगी औरतें औंधी सीधी लेटी हैं, जिनकी हड्डियां जगह जगह उभरी हुई हैं। उसने फैसला किया कि इस फर्श को पार करके नुक्कड़ वाले मकान की सीढ़ियों तक पहुंच जाए और कोठे पर चढ़ जाए। पर म्यूनिसिपैलिटी कमेटी की लालटेन लगातार टकटकी बांधे उसकी तरफ घूर रही थी। उसके बढ़ने वाले कदम रुक गए और वह भन्ना सा रह गया। यह लालटेन मुझे क्यों घूर घूर कर देख रही है? वह मेरे रास्ते में क्यों रोड़े अटकाती है? वह जानता था कि वह महज वहम है और असलियत से इसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसके कदम रुक जाते थे और वह अपने दिल में तमाम भयानक इरादे लिए मोरी के उस पार खड़ा रह जाता था। वह समझता था कि उसकी ज़िंदगी के 27 वर्षों की झिझक, जो उसे विरासत में मिली थी, उस लालटेन में जमा हो गई है। यह झिझक, जिसको पुरानी केचुली की तरह वह अपने घर छोड़ आया था, उससे पहले वहां पहुंच चुकी थी, जहां उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे भद्दा खेल खेलना था। ऐसा खेल जो उसे कीचड़ में लथपथ कर दे, उसकी रूह पर कालिक पोत दे। एक मैली कुचाली औरत उस मकान में रहती थी। उसके पास 4-5 जवान औरतें थीं, जो रात के अंधेरे और दिन के उजाले में यकसा भद्देपन से पेशा कराती थी। ये औरतें गंदी मोरी से गलाजत निकालने वाले पंप की तरह दिन रात चलती रहती थी। जावेद को इस चकले के बारे में उसके दोस्त ने बताया था, जो हुस्नो इश्क की लाश कई बार इस कब्रिस्तान में दफन कर चुका था। जावेद से यह कहा करता था, तुम औरत औरत पुकारते हो, औरत है कहाँ? मुझे तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक औरत नज़र आई, जो मेरी माँ थी। पर्दे वालियाँ अलबत्ता देखी हैं, पर उनके बारे में सुना भी है, लेकिन जब कभी औरत की ज़रूरत महसूस होती है तो मैंने माई जीवा के कोठे को अपना बेहतरीन साथी पाया है। खुदा की कसम, माई जीवा औरत नहीं, फरिश्ता है। खुदा उसे क़यामत तक जिंदा रखे। जावेद माई जीवा और उसके यहाँ की 4-5 पेशा कराने वाली औरतों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। उसको मालूम था कि उनमें से एक हर वक्त गहरे रंग के शीशों वाला चश्मा पहने रहती है, इसलिए कि किसी बीमारी की वजह से उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। एक काली कलौटी लौंडिया है, जो हर वक्त हंसती रहती है। उसके बारे में जावेद जब सोचता तो अजीबोगरीब तस्वीर उसकी आंखों के सामने खिंच जाती। मुझे ऐसी ही औरत चाहिए, जो हर वक्त हंसती रहे। ऐसी औरतों को हंसते ही रहना चाहिए। जब वह हंसती होंगी तो उसके काले काले होठ यूं खुलते होंगे
जैसे बदबूदार गंदे पानी में मैले मैले बुलबुले बनकर फटते हैं। माई जीवा के पास एक और छोकरी भी थी जो बाकायदा तौर पर पेशा कराने के पहले गलियों और बाजारों में भीख मांगा करती थी। अब 1 बरस से वह उस मकान में थी जहां 18 बरसों से यही काम हो रहा था। वह पाउडर और सुर्खी लगाती थी। जावेद उसके बारे में भी सोचता। उसके सुर्खी लगे गाल बिल्कुल दागदार सेबों की तरह होंगे जो हर कोई खरीद सकता है। उन 4-5 औरतों में से जावेद की नज़र किसी खास पर नहीं थी। मुझे कोई भी मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझसे दाम लिए जाए और खर्च से एक औरत मेरे बगल में थमा दी जाए। 1 सेकंड की देर ना होनी चाहिए, किसी किस्म की बात ना हो, कोई नर्म नाजुक बात मुंह से निकलने ना पाए, कदमों की चाप सुनाई दे, दरवाज़ा खुलने की खड़खड़ाहट पैदा हो, रुपए खनखनाएं और आवाज़ें भी आएं, पर मुंह बंद रहे। अगर आवाज़ निकले तो ऐसी जो इंसानी आवाज़ मालूम हो। मुलाकात हो बिल्कुल हैवानों की तरह। तहजीब के संदूक में ताला लग जाए। थोड़ी देर के लिए एक ऐसी दुनिया आबाद हो जाए जिसमें सूंघने, देखने और सुनने के नाजुक एहसास जंग लगी उस्तरे की तरह कुंद हो जाए। जावेद बेचैन हो गया। एक उलझन सी उसके दिमाग में पैदा हो गई। इरादा उसके अंदर इतनी शिद्दत पकड़ चुका था कि पहाड़ भी उसके रास्ते में होते तो वह उनसे भिड़ जाता। पर म्युनिसिपल कमेटी की एक अंधी लालटेन जिसको हवा का एक झोंका बुझा सकता था, उसके रास्ते में बहुत बुरी तरह बाधक हो गई थी। उसके बगल में पान वाले की दुकान खुली थी। तेज़ रोशनी में उसकी छोटी सी दुकान का सामान इतना नुमायाँ हो रहा था कि बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती थीं। बिजली के कुमकुमे के इर्द गिर्द मक्खियाँ इस अंदाज से उड़ रही थीं जैसे उनके पर बोझिल हो रहे हैं। जावेद ने जब उनकी तरफ देखा तो उसकी उलझन बढ़ गई। वह नहीं चाहता था कि उसको कोई सुस्त रफ्तार चीज़ नज़र आए। कुछ कर गुजरने का इरादा जो वह अपने घर से लेकर यहाँ आया था उन मक्खियों के साथ बार बार टकराया और वह उसके एहसास से इस कदर परेशान हुआ कि एक तूफान सा उसके दिमाग में मच गया। मैं डरता हूँ, मैं खौफ खाता हूँ। इस लालटेन से मुझे डर लगता है। मेरे तमाम इरादे इसने तबाह कर दिए हैं। मैं डरपोक हूँ, मैं डरपोक हूँ। लानत हो मुझ पर। उसने कई लानतें अपने आप पर भेजी, पर जैसा चाहिए वैसा असर न पैदा हुआ। उसके कदम आगे न बढ़ सके। नानकशाही ईंटों का ऊबड़ खाबड़ फर्श उसके सामने लेटा रहा। गर्मियों के दिन थे। आधी रात गुजरने पर भी हवा ठंडी न हुई थी। बाजार में आमदी रफ्त बहुत कम थी। गिनती की सिर्फ 4 दुकानें खुली थीं। फिजा में खामोशी लिपटी हुई थी। हाँ, कभी कभी किसी कोठे से हवा के गर्म झोंके के साथ थके हुए संगीत का एक टुकड़ा उड़ उड़ कर इधर चला आता था और गाढ़ी खामोशी में घुल जाता था। जावेद के सामने यानी माई जीवा के चकले से इधर हटकर बड़े बाजार में जो दुकानों के उधर कोठों की एक कतार थी, उसमें कई जगह जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। उसके बिल्कुल सामने खिड़की में तेज रोशनी के बल्ब के नीचे एक काली भुजंग औरत बैठी पंखा हिला रही थी। उसके सिर के ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा था और ऐसा दिखाई देता था कि सफ़ेद आग का एक गोला है जो पिघल पिघल कर उस वेश्या पर गिर रहा है। जावेद उस काली भुजंग औरत के बारे में कुछ गौर करने ही वाला था कि बाजार के उस सिरे से जो उसकी आंखों से ओझल था, बड़े भद्दे नारों के रूप में कुछ आवाज़ें उठी। थोड़ी देर के बाद 3 आदमी झूमते झूमते शराब के नशे में चूर नमूदार हुए। तीनों के तीनों उस काली भुजंग औरत के कोठे के नीचे पहुंचकर खड़े हो गए और जावेद के कानों ने ऐसी ऐसी वाहियात बातें सुनी कि उसके तमाम इरादे उसके अंदर सिमट कर रह गए। एक शराबी ने, जिसके कदम बहुत अधिक लड़खड़ा रहे थे, अपने मूंछों भरे होठों से बड़ी भद्दी आवाज़ के साथ एक बासा नोचकर उस काली वेश्या की तरफ उछाला और ऐसा फीकरा कसा कि जावेद की सारी हिम्मत पस्त हो गई। कोठे पर बिजली के बल्ब की रोशनी में
उस काली भुजंग औरत के होठ एक आबनोश ठहाके में खुले और उसने शराबी के फिक्रे का जवाब यूं दिया जैसे टोकरी भर कूड़ा नीचे फेंक दिया गया हो। नीचे बिखरे हुए ठहाकों का फव्वारा से छूट पड़ा और जावेद के देखते देखते वे तीनों शराबी कोठे पर चढ़े। थोड़ी देर के बाद वह जगह जहां वह काली वैश्या बैठी थी खाली हो गई। जावेद अपने आप से और भी नफरत करने लगा। तुम 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 क्या हो? मैं पूछता हूं, आखिर तुम क्या हो? न तुम यह हो, न तुम वह हो, न तुम इंसान हो, न तुम हैवान। तुम्हारी समझबूझ, तुम्हारी अक्ल और सोच आज सब धरी की धरी रह गई। 3 शराबी आते हैं, तुम्हारी तरह उनके दिल में इरादा नहीं होता, लेकिन बेधड़क उस वेश्या से वाहियात बातें करते हैं और हंसते ठहाके लगाते कोठे पर चढ़ जाते हैं जैसे पतंग उड़ाने जा रहे हों। और तुम जो कि अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हें क्या करना है, यूं बेवकूफ़ों की तरह बीच बाजार में खड़े हो और एक बेजान लालटेन से खौफ खा रहे हो। तुम्हारा इरादा इतना साफ और खुला है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ते। लानत हो तुम पर। पल भर के लिए जावेद के अंदर अपने से बदला लेने का भाव पैदा हुआ। उसके कदमों में हरकत हुई और मोरे फांद कर वह माई जीवा के कोठे की तरफ बढ़ा। वह लपक कर सीढ़ियों के करीब पहुंचने ही वाला था कि ऊपर से एक आदमी उतरा। जावेद पीछे हट गया। अनायास उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन कोठे पर से नीचे आने वाले आदमी ने उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। उस आदमी ने अपना मलमल का कुर्ता उतारकर कंधे पर रख लिया था। उसकी दाहिनी कलाई में मोतिये के फूलों का मसला हुआ हार लिपटा था। उसका बदन पसीने से सराबोर हो रहा था। जावेद के वजूद से बेखबर वह अपने तहमत को दोनों हाथ से घुटनों तक ऊंचा किए नानकशाही ईंटों का ऊंचा नीचा फर्श पार करके मोरी के उस पार चला गया। और जावेद ने सोचना शुरू किया कि उस आदमी ने उसकी तरफ क्यों नहीं देखा। इस बीच उसने लालटेन की तरफ देखा तो वह उसे यह कहती जान पड़ी, तुम कभी अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम डरपोक हो। याद है तुम्हें पिछले साल बरसात में जब तुमने उस हिंदू लड़की इंदिरा से अपनी मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए थी तो तुम्हारे जिस्म में सकत तक नहीं हो रही थी। कैसे कैसे डरावने ख्याल तुम्हारे मन में पैदा हुए थे। याद है तुमने हिंदू मुस्लिम फसाद के बारे में भी सोचा था और डर गए थे। उस लड़की को तुमने इसी डर के मारे भुला दिया और हमीदा से तुम इसीलिए मोहब्बत न कर सके कि वह तुम्हारी रिश्तेदार थी और तुम्हें इस बात का डर था कि तुम्हारी मोहब्बत को गलत नज़रों से देखा जाएगा। कैसे कैसे वहम तुम्हारे ऊपर उन दिनों छाए थे। और फिर तुमने बिकलीस से मोहब्बत करनी चाहिए, पर उसको सिर्फ एक बार देखकर तुम्हारे सब इरादे गायब हो गए और तुम्हारा दिल वैसा का वैसा बंजर रहा। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि हर बार तुमने अपनी बेलौश मोहब्बत को खुद ही शक की नज़रों से देखा है? तुम्हें इस बात का कभी पूरी तरह यकीन नहीं आया कि तुम्हारी मोहब्बत ठीक है। तुम हमेशा डरते हो। इस वक्त भी तुम डर रहे हो। यहाँ घरेलू औरतों और लड़कियों का सवाल नहीं, हिंदू मुस्लिम फसाद का भी इस जगह कोई डर नहीं, लेकिन इसके बावजूद तुम कभी उस कोठे पर नहीं जा सकोगे। मैं देखूंगी तुम किस तरह ऊपर जाते हो। जावेद की रही सही हिम्मत भी पस्त हो गई। उसने महसूस किया कि वह सचमुच पहले दर्जे का डरपोक है। बीती हुई घटनाएं तेज हवा में रखी हुई किताब के पन्नों की तरह उसके दिमाग में देर तक फड़फड़ाती रहीं और पहली बार उसकी इस बात का एहसास बड़ी तेजी के साथ हुआ कि उसके वजूद की बुनियाद में एक ऐसी झिझक बैठी हुई है जिसने उसे काबिल रहम की हद तक डरपोक बना दिया है। सामने सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई तो जावेद अपने विचारों में चौंक गया। वही जो गहरे रंग के शीशों वाली ऐनक पहनती थी और जिसके बारे में वह कई बार अपने दोस्त से सुन चुका था, सीढ़ियों के नीचे की चबूतरे पर खड़ी थी। जावेद घबरा गया। करीब था कि वह आगे सरक जाए
कि उसने बड़े भद्दे ढंग से उसे आवाज़ दी, अजी ठहर जाओ मेरी जान, घबराओ नहीं, आओ आओ। इसके बाद उसने पुचकारते हुए कहा, चले आओ, आ जाओ। सुनकर जावेद को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह कुछ देर वहाँ ठहरा तो उसकी पीठ में दुम उग जाएगी, जो उस औरत के पुचकारने पर हिलना शुरू कर देगी। इस एहसास के साथ उसने चबूतरे की तरफ घबराई हुई नज़रों से देखा। माई जीवा के चकले की उस ऐनक चढ़ी लौंडिया ने कुछ इस तरह अपने जिस्म को हरकत दी कि जावेद के तमाम इरादे पके हुए बेरों की तरह झड़ गए। उसने फिर पुचकारा, आओ मेरी जान, अब आ भी जाओ। जावेद एकदम भागा, मोरी फांद कर। जब वह बाजार में पहुंचा तो उसने एक ऐसे ठहाके की आवाज़ सुनी जो खतरनाक तौर पर डरावना था। वह कांप उठा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके ख्यालों के हुजूम में से सहसा एक ख्याल रेंगकर आगे बढ़ा, जिसने उसको तसल्ली दी, जावेद, तुम एक बहुत बड़े पाप से बच गए, खुदा का शुक्र बजा लाओ। तो ये थी कहानी डरपोक। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।